क्या हो अगर आपकी लाइफ एक मूवी स्टार की हो, आपके चारों ओर फैंस की भीड़ आपके ऑटोग्राफ लेना चाहती हो, या फिर आपकी लाइफ एक एस्ट्रोनॉट की हो जो धरती के डिस्ट्रॉय होने से पहले मार्स के मिशन पर जाकर वहां लोगों के लिए एनवायरनमेंट तैयार कर रहा हो। शायद आपको लगे कि आपकी लाइफ तो ऐसी नहीं है, शायद इस यूनिवर्स में, लेकिन किसी और यूनिवर्स में आपकी लाइफ ठीक ऐसी ही है, बस आप अवेयर नहीं हो। मल्टीपल यूनिवर्स थ्योरी यही तो कहती है कि कोई भी इवेंट जो संभवतः हो सकता है वो एक्चुअली हो रहा है, वो बस एक दूसरी रियलिटी में होता है जो हमारी धरती के पैरेलल चल रही है। माना कि ये बात काफी काल्पनिक लगती है, लेकिन आपकी ये रियलिटी सच में एग्जिस्ट करती हैं। वैज्ञानिकों को पता है कि ये रियलिटीज कैसे फॉर्म होती हैं, और वो लोग ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो इन्हें डिटेक्ट कर सके। लेकिन भले ही हम ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर लें जो अल्टरनेट यूनिवर्सेस को डिटेक्ट कर सके, हम कभी वहां जा नहीं सकते। क्या वाकई? ये एपिसोड थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन पैरेलल यूनिवर्सेस को समझने के लिए इससे आसान कोई उपाय नहीं है। मल्टीवर्स की थ्योरी लगती तो मॉडर्न है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 6th सेंचुरी बीसी में कुछ ऐसे ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्हें एटमिस्ट कहा जाता था। मल्टीवर्स की थ्योरी उन्होंने उस जमाने में एक्सप्लोर की थी। उन्होंने दावा किया था कि जिस रियलिटी में हम जीते हैं वो दरअसल एटम्स के कोलिजन्स पर आधारित है, और एटम्स ही इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एटमिस्ट फिलोसोफर एपिक्यूरस ने बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जो धरती के जैसी लॉस से चलते हैं। एंशियंट इंडियन कॉस्मोलॉजी ने भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट दिया था कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अस्तित्व होता है और यूनिवर्सेस लगातार बनते और एक बड़ी कॉस्मिक साइकिल के जरिए नष्ट होते रहते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 15th सेंचुरी, जहां साइंटिफिक एरा की शुरुआत हुई। जियोर्डानो ब्रूनो ने कहा कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है, जिसमें अनगिनत तारे और प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। बदकिस्मती से चर्च को ब्रूनो की ये बात पसंद नहीं आई और उन्हें स्टेक में जलाकर मार दिया गया। हिस्ट्री पर नजर डालें तो अक्सर बुद्धिमान लोग इनफाइनाइट पैरेलल वर्ल्ड्स की बात करते आए हैं। अब पैरेलल यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस की अलग अलग थ्योरीज हो सकती हैं। एक थ्योरी ये है कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और वो एक दूसरे से बहुत दूर मौजूद हैं। अब यूनिवर्स का होना एक बात है, लेकिन जितना यूनिवर्स हम देख या समझ सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। अगर हम एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहें तो हमें लाइट की स्पीड से चलने पर 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। थोड़ा लंबा डिस्टेंस लगता है, लेकिन ये यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। उसके बियॉन्ड क्या है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट हो, और अगर ऐसा है तो यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस भी हो सकते हैं। और ऐसा है तो मैथमेटिकली कहीं ना कहीं ऐसे यूनिवर्सेस भी हैं जो ठीक हमारे यूनिवर्स जैसे या उससे मिलते जुलते होंगे। ये थ्योरी इस हाइपोथेसिस पर काम करती है कि मान लो हम एक बंदर को गिटार दे दें, अगर वो उसकी स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट टाइम्स टच करेगा तो वो गलती से एक पूरी की पूरी धुन भी निकालेगा। इस बात की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो का मतलब जीरो नहीं होता। तो अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो कहीं ना कहीं हमारी तरह सोलर सिस्टम भी होगा, जहां अर्थ की एग्जैक्ट कॉपी भी होगी और आपकी भी। अब मल्टीवर्स के एग्जिस्ट करने की दूसरी थ्योरी भी है, जिसे बबल यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग ने अगर यूनिवर्स को बनाया है तो बिग बैंग एग्जैक्टली कहाँ हुआ था? जब यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो बिग बैंग की लोकेशन कहाँ थी? एक पार्टिकल से इतना बड़ा बिग बैंग होना और हमारे यूनिवर्स का विस्तार होना ये बताता है कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े कैनवास का छोटा सा पोर्शन है। तो फिर बिग बैंग भी यूनिवर्स की तरह इनफाइनाइट ही होंगे, जिन्होंने इनफाइनाइट यूनिवर्सेस बनाए हों जो इनफाइनाइट स्पेस में बबल्स की तरह फ्लोट कर रहे हैं। यहाँ ऐसे भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं जहाँ हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई नहीं करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, लॉस ऑफ ग्रेविटी और एक ऐसी स्पेस मौजूद है जहाँ लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई नहीं करते। इसे क्वांटम स्पेस कहते हैं, एटम से भी छोटी स्पेस, जहाँ पार्टिकल्स एक दूसरे से इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना किसी डिस्टेंस या स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट के। क्वांटम डोमेन में पार्टिकल्स एक ही समय में अलग अलग जगह एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, और जब पार्टिकल्स ऐसा कर सकते हैं तो पूरा यूनिवर्स क्यों नहीं? इससे
इससे हमें पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस की तीसरी और ज्यादा सटीक थ्योरी मिलती है। अगर हमारी रियलिटीज की कॉपीज कई जगहों पर मौजूद हैं और वो स्पेस में बहुत दूर मौजूद नहीं हैं और वो कॉस्मिक बबल्स में एग्जिस्ट नहीं करती जो इनफाइनाइट स्पेस में तैर रहे हैं, तो फिर पैरेलल यूनिवर्सेस इसी स्पेस में हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करते हैं। ये हमारी स्पेस में ओवरलैप करते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। इस थ्योरी को मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं और हो सकता है ये थ्योरी ना हो बल्कि रियलिटी हो। मल्टीवर्स थ्योरी में माना जाता है कि हमारी रियलिटी के अलग अलग हिस्से पेड़ की ब्रांचेस के जैसे होते हैं, जिनमें अलग अलग एक्शंस के अलग अलग आउटकम्स या इवेंट्स होते हैं, और जो एक्शंस नहीं लिए जाते वहां भी पॉसिबल एक्शंस के आउटकम्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यहाँ एक पैरेलल यूनिवर्स की नहीं बल्कि इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्सेस की बात हो रही है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोरोना नहीं आया होता तो क्या होता, अगर हमें आज़ादी नहीं मिली होती तो क्या होता, अगर हमने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया होता तो क्या होता। ऐसे सभी पॉसिबल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। कई बार डिफरेंसेस काफ़ी कम होते हैं, जैसे सेम यूनिवर्स और सेम पर्सनैलिटी की अलग हेयर स्टाइल या फिर कोई अलग करियर। ऐसी भी रियलिटीज हैं जहां आपके माता पिता की शादी नहीं हुई और आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये सारे यूनिवर्सेस आपकी अलग अलग चॉइसेस के आधार पर बने आउटकम्स हैं। जो चॉइस आपने ली और जो चॉइस आपने नहीं ली, उन सभी के आउटकम्स अलग अलग यूनिवर्सेस के रूप में मैनिफेस्ट हुए हैं। आप इन्हें बटरफ्लाई इफेक्ट के मैनिफेस्टेशन की तरह देख सकते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब छोटे छोटे एक्शंस जो आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। इस इफेक्ट को अपना नाम एक पेपर से मिला था जिसका टाइटल प्रिडिक्टिबिलिटी था, जिसमें बताया गया था कि कैसे ब्राजील की एक बटरफ्लाई के विंग्स हिलाने से टेक्सास में टॉर्नेडो आया। अब मान लीजिए जिस कॉमेट से डायनासोर्स का अंत हो गया वो स्पेस में बहुत दूर से आया था। अगर हम उसके सोर्स पर पहुंचकर उसकी डायरेक्शन को 1 इंच चेंज कर देते तो अर्थ में पहुंचते पहुंचते उसका डायरेक्शन इतना बदल जाता कि वो अर्थ को मिस ही कर देता और फिर डायनासोर्स का अंत नहीं होता और शायद फिर ह्यूमंस भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाते। मिलियन ईयर्स पहले किए गए इतने छोटे से चेंज का इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है। माना मल्टीवर्स मूवीज में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एकदम रियल है और इससे यूनिवर्सेस की एक बड़ी मिस्ट्री भी सॉल्व होती है। दुनिया में अलग अलग तरह के फिजिसिस्ट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट किसी थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट्स करके उसे टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे काम करती हैं। दूसरी और थियोरेटिकल फिजिसिस्ट इस बात पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, बल्कि वो ये जानने में उत्सुक होते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे यूनिवर्स क्यों बना, ग्रेविटी क्यों एग्जिस्ट करती है। वो दरअसल हमारी रियलिटी के सोर्स कोड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर थियोरेटिकल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एक साथ अच्छी तरह काम करते हैं। जैसे आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बनाया, जैसे ऑब्जेक्ट जमीन पर गिरते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बड़े ऑब्जेक्ट्स की ओर आकर्षित होते हैं। वहीं आइंस्टाइन का कहना था कि ग्रेविटी समय की स्पीड को इफेक्ट करती है। किसी ऑब्जेक्ट का मास और साइज अपने आसपास की ग्रेविटी को इफेक्ट करता है। वो अपने चारों ओर स्पेस और ग्रेविटी वार्प करता है। ये थियोरेटिकल फिजिक्स है जो लार्ज स्केल फिजिक्स है, जिसमें प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की बातें होती हैं। फिजिक्स के लॉस का क्या होगा अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं? हम बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने की जगह छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करें, तब शायद फिजिक्स एक स्टेज के बाद ब्रेकडाउन होने लगती है। अर्ली 19th सेंचुरी के इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन अपनी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे चारों ओर मौजूद सभी चीजें एकदम बारीक पार्टिकल से बनी हुई हैं, जिन्हें एटम कहते हैं, और एटम स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं जिन्हें ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। थियोरी अच्छी थी, लेकिन एटम्स डिवाइड हो सकते हैं। यो 1906 जे थॉमसन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी खोज लिए गए। वैज्ञानिकों को पता लगा कि ये तीनों पार्टिकल्स मिलकर एटम के न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, जैसे धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। न्यूटन्स लॉ की माने तो ऑर्बिट्स का डिके होता है और ये लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, ना कि थियोरीज। लेकिन एटॉमिक लेवल पर जाते ही हम सभी लॉस को दरकिनार कर सकते हैं। लॉस के अनुसार न्यूक्लियस के चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन्स को कुछ समय के बाद बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिजिक्स के पास इस फिनोमिनन का कोई आंसर नहीं है।
इसके बाद ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम आती है। ब्लैक बॉडी दरअसल ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट और हीट की सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे आयरन ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करता है। लेट 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि ब्लैक बॉडीज अलग अलग टेम्परेचर और वेवलेंथ्स में कितनी एनर्जी एमिट करती हैं। अगर हम लोहे को गर्म करें तो वो रेड हॉट हो जाता है और लोहे से निकलने वाली रेडिएशन रेड है। उससे ज्यादा गर्म होने पर वो ऑरेंज हो जाती है, फिर येलो, फिर वाइट। इससे भी ज्यादा टेम्परेचर में ब्लैक बॉडी ब्लू और वायलेट लाइट एमिट करती है। ये पूरा स्पेक्ट्रम है और इस हिसाब से तो लोहे को और हीट करने पर वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। दरअसल लोअर टेम्परेचर्स में ज्यादा रेडिएशंस निकलती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का तो नामो निशान भी नहीं मिलता। एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल फिजिक्स की ये गड़बड़ इतनी अजीब है कि इसे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी नाम दे दिया गया। ईयर 1900 में मैक्स प्लैंक ने इसका एक सोल्यूशन दिया। उन्होंने बताया कि टेम्परेचर रेज करने पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक पैकेट्स ऑफ एनर्जी द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इन पैकेट्स का नाम क्वांटा दिया गया, जिसे आगे चलकर लोग फोटॉन्स कहने लगे। ये समस्या तो सॉल्व हो गई, लेकिन जब इस तरह की प्रॉब्लम सामने आने लगी तब वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें साइंस के एक अलग फ्रेमवर्क की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए ऐसी स्टडीज हो सकें, और इस फ्रेमवर्क को कहा गया क्वांटम फिजिक्स। लेकिन आज तक दुनिया के लीडिंग साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स क्वांटम फिजिक्स को डिस्क्राइब करने में समस्या महसूस करते हैं। अगर वो कोशिश भी करें तो वो साइंस जैसा नहीं लगता, बल्कि वो मैजिक जैसा लगता है। क्वांटम फिजिक्स में कई मिस्ट्रीज हैं जो सॉल्व ही नहीं होती। उदाहरण के तौर पर दी ऑब्जर्वर प्रॉब्लम। इसे समझने के लिए हमें डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को जानना होगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को एक शीट में फायर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स और शीट के बीच एक बैरियर रखा जाता है जिसमें 2 स्लिट्स होते हैं। अब फिजिक्स के अनुसार हमें शीट में 2 लाइंस दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप एक वेव इंटरफियरेंस पैटर्न को फॉर्म करते हैं। अब ये वेव स्लिट से कोलाइड करने के बाद 2 नई वेव्स को जन्म देती हैं और चारों एक दूसरे के साथ इंटरफियर करने लगती हैं और शीट्स पर इंटरफियरेंस पैटर्न बन जाता है। इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब स्लिट्स को क्रॉस करते हैं तब वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। ये फिजिक्स के लिए तो अजीब है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब आता है मैजिक का एलिमेंट। अगर हम स्लिट्स के पास एक ऑब्जर्वर सेटअप कर दें ताकि वो देख सके कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे स्लिट से गुजर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह बिहेव नहीं करते, ना ही इंटरफियरेंस पैटर्न बनाते हैं, बल्कि फिजिक्स के लॉज के हिसाब से शीट्स पर 2 लाइन बनाते हैं। सिर्फ क्वांटम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने भर से ही वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। लेकिन क्यों? नील्स ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। उनके अनुसार पार्टिकल्स दरअसल हर पॉसिबल स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसे सुपर पोजिशन कहा जाता है। वो इसी पोजीशन में तब तक रहते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए। ऑब्जर्व करने के बाद पूरा सिस्टम कोलैप्स होता है और एक आउटकम बाहर आता है। एग्जाम्पल है ये स्पिनिंग कॉइन। जब तक ये घूम रहा है तब तक ये हेड और टेल दोनों ही पोजीशन में हैं, लेकिन लैंड करने के बाद एक आउटकम आता है। इसे कोपनहेगन इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। एरविन श्रोडिंगर ने कैट थॉट एक्सपेरिमेंट इमेजिन किया कि एक कैट बॉक्स में सील्ड है, उसी बॉक्स में रेडियो एक्टिव एटम है, एक डिटेक्टर है और जहर की एक सील्ड ट्यूब है। अब एटम के डिके होने पर वो रेडिएशन रिलीज करेगा और ट्यूब फट जाएगा। जहर की वजह से बिल्ली मर जाएगी, या फिर एटम डीके नहीं होगा और बिल्ली जिंदा रहेगी। ये दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं जब तक हम बॉक्स को खोलकर उसे ऑब्जर्व ना करें। लेकिन ये थियोरी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं थी। तभी ह्यू एवरेट नाम का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट सामने आया जिसने इन दोनों थियोरीज को फीका कर दिया। एवरेट ने बताया कि बॉक्स के अंदर मौजूद बिल्ली जीवित और मृत दोनों अवस्था में एक साथ एग्जिस्ट करती है और एक पार्टिकल भी हर पॉसिबल स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है, वो भी रियल वर्ल्ड में। क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट की एक स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं, हमें वही स्टेट दिखाई देती है और बाकी सभी पॉसिबल स्टेट साथ ही एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनके अपने यूनिवर्स में। इस थ्योरी को समझना इतना आसान नहीं था, लेकिन मॉडर्न फिजिसिस्ट ने माना कि एवरेट सही हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं तो आखिर वो कहाँ हैं?
दरअसल सारे पैरेलल यूनिवर्सेस एक साथ हमारे ही स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। हम एक यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए बाकी हमसे छुपे रहते हैं। आपके ही लिविंग रूम में आपके ही इनफाइनाइट वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ वर्जन्स टीवी देख रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ वर्जन्स टाइम मशीन बना रहे हैं, कुछ वर्जन्स विंडो से नीचे गिरकर मर चुके हैं। आपके लिविंग रूम के ही ऐसे वर्जन्स भी हैं जहां लिविंग रूम है ही नहीं, बल्कि वो डायनासोर्स के घूमने की जगह है। ऐसे वर्जन्स भी हैं जहां आपका लिविंग रूम भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि प्लैनेट पर लाइफ इवॉल्व ही नहीं हुई है। ह्यू एवरेट ने खुद ही कहा था कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन शायद ये सच ना हो। सन और फैनी लैब जैसी जगहों पर पार्टिकल्स एक्सीलरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि दूसरे डायमेंशंस के एविडेंसेस ढूंढे जा सकें। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रेविटी टाइम और स्पेस को वार्प करने की चाबी है। अब एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसे ग्रेविटॉन कहा जाता है, जो अपने साथ ग्रेविटी कैरी करता है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर वो हाई एनर्जी ग्रेविटॉन्स प्रोड्यूस कर सकें तो निश्चित ही वो दूसरे डायमेंशंस और पैरेलल वर्ल्ड तक जा सकते हैं। लेकिन ग्रेविटॉन्स को पकड़ना नामुमकिन जितना मुश्किल है। प्रोटॉन्स स्पीड ऑफ लाइट तक एक्सीलरेट किया जाता है और एक दूसरे के साथ कोलाइड करवाया जाता है। इस एक्सीडेंट से प्रोटॉन्स ब्रेक होते हैं और अलग अलग पार्टिकल्स निकलते हैं। ज्यादातर समय तो वो कॉमन पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन कई बार इस कोलिजन से एक्सोटिक पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जैसे क्वार्क्स और बोसन्स। इस कोलिजन में कई बार बेहद छोटे ब्लैक होल्स भी पाए गए। ये ब्लैक होल्स एक यूनिवर्स को दूसरे यूनिवर्स से जोड़े रखते हैं। अब साइंटिस्ट को इन कोलिजन से ग्रेविटॉन्स निकलने का इंतजार है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास एक साइंटिफिक मशीन होगी जिसके जरिए हम दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर सकेंगे। अब हम कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन के मैप पर नजर डालते हैं। ये दरअसल बिग बैंग होने के बाद की लेफ्ट ओवर रेडिएशन का मैप है। इसे एनालाइज करते समय साइंटिस्ट को एक स्पॉट दिखाई दिया जो सामान्य से ज्यादा ठंडा था। इसे कोल्ड स्पॉट कहा गया। पहले उन्हें लगा कि एक वॉइड स्पेस है जहां कोई गैलेक्सी फॉर्म नहीं हुई, लेकिन 2017 में साइंटिस्ट ने पेपर पब्लिश करके इन्फॉर्म किया कि वो स्पॉट सुपर वॉइड नहीं था, बल्कि ये एविडेंस है कि हमारा यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के साथ कोलाइड कर रहा था। अब टेक्निकली कोई वर्महोल यूनिवर्स के दो अलग अलग हिस्सों को या दो अलग अलग यूनिवर्स के हिस्सों को कनेक्ट करता है, लेकिन माना जाता है इसके चारों ओर ग्रेविटी इतनी अनस्टेबल होती है कि हम उसके अंदर जाने से पहले ही कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन 2021 में दो अलग अलग साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश हुए। रिसर्च कहती है ना केवल हम वर्महोल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, बल्कि हम उन्हें बना भी सकते हैं। टू 2021 में पब्लिश हुई रिसर्च ये साबित करती है कि वर्महोल्स काफी स्टेबल होते हैं और ह्यूमंस आसानी से इनके जरिए ट्रैवल भी कर सकते हैं। एक पेपर माइक्रोस्कोपिक वर्महोल्स की बात करता है जिनके जरिए तो हम ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा पेपर लार्ज वर्महोल्स की बात करता है। जब हम वर्महोल में एंटर करेंगे तो वो 20G की स्पीड से एक्सेलरेट होंगे। ये स्पीड अनकंफर्टेबल तो होगी, लेकिन इसे आसानी से सर्वाइव किया जा सकता है। रिसर्चर्स का दावा है कि वो वर्महोल्स बना भी सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में एक कैच है। जितनी हाई ग्रेविटी होगी उतना टाइम तेज होगा। आपके लिए वर्महोल के थ्रू दूसरी दुनिया में जाना शायद कुछ सेकंड्स का काम होगा, लेकिन आपके परिवार और इस दुनिया के लिए कई हजार साल बीत चुके होंगे। इसीलिए ये पॉसिबल तो है, लेकिन प्रैक्टिकल अभी तक नहीं है। लेकिन बिना वर्महोल्स के भी दूसरे यूनिवर्सेस की ग्लिम्सेस हमेशा से लोगों को मिलती आई हैं। उदाहरण के तौर पर मंडेला इफेक्ट। दुनिया में कई मिलियन ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि नेल्सन मंडेला 1980s में जेल में ही मारे गए थे। उन्हें इस एक्सीडेंट की क्लियर मेमोरी है, लेकिन असल में मंडेला 1990s में जेल से रिलीज कर दिए गए थे और उनकी मौत 2013 में हुई। लगभग उतने ही लोगों को लगता है कि वी आर द चैंपियन सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड से एंड होता है, जबकि सच्चाई ये है। इंडिया में लाखों लोगों की ये क्लियर मेमोरी है कि किटकैट के बीच में डैश है, लेकिन ये डैश कभी था ही नहीं। कुछ के अनुसार केरला की स्पेलिंग ये है, लेकिन असल में केरला की स्पेलिंग हमेशा से ही ये रही है। इसी तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों के पास किसी ऐसे इवेंट की मेमोरी होती है जो असल में हुआ ही नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या लाखों में होती है। अब थ्योरी यह है कि ये सभी मेमोरीज दूसरे यूनिवर्सेस की ग्लिम्सेस से आई हैं, जो किसी खास समय हमारे यूनिवर्स के साथ ओवरलैप हुआ होगा।
हम इसी तरह की टाइम स्लिप और पैरेलल यूनिवर्स की स्टोरीज सुनते हैं जहां लोग अचानक किसी ऐसे एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं जो काफी अलग होता है। साइंस फिक्शन ऑथर फिलिप के डिक ऑल्टरनेट रियलिटीज पर विश्वास करते हैं। उन्होंने द मैन इन हाई कैसल नाम का नॉवल लिखा है जिसे ऑल्टरनेट हिस्ट्री नॉवल कहा जाता है। इस नॉवल में एलाइज वर्ल्ड वॉर 2 हार जाते हैं और जर्मन्स यूएस पर कब्जा कर लेते हैं। फिलिप का दावा है कि ये आइडिया उन्होंने इन्वेंट नहीं किया बल्कि जिया है। उन्हें इस दूसरे यूनिवर्स के विजन्स आते रहते हैं जहां जर्मन्स ने वॉर जीत ली। उनका दावा है कि ये सभी रियलिटीज पैरेलल यूनिवर्सेस नहीं बल्कि पैरेलल कंप्यूटर सिमुलेशंस हैं। It did not take me long to open the question as to whether it might not be more than that in fact plural realities did exist superimposed onto one another like so many film transparencies. उनके अनुसार ये कंप्यूटर प्रोग्राम किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा रेगुलरली अपडेट हो रहा है, तो जिस यूनिवर्स के विजन्स उन्हें आते हैं वो सच था। मतलब जर्मन्स ने वर्ल्ड वॉर 2 जीत ली थी, लेकिन उस अपडेट के जरिए जर्मन्स को हराया गया। फिलिप की माने तो डेजा वू उसी प्रोग्राम का ग्लिच है जो कुछ पलों के लिए हमें दूसरे यूनिवर्सेस की ग्लिम्स देता है। क्या आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो आपको जाना पहचाना लगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसे किसी और रियलिटी में जानते हैं। क्या आपको किसी नए शहर में जाकर फैमिलियरिटी का एहसास हुआ है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप किसी रियलिटी में वहां रहते हैं। निकोलाई कोजिरेव का मानना है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बस वो अलग अलग डायमेंशंस में हैं जिन्हें हम परसीव नहीं कर पाते। ह्यू एवरेट का भी यही मानना है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और हम उन्हें परसीव नहीं कर पाते। वैज्ञानिकों की माने तो वो लोग अपने समय से काफी आगे थे क्योंकि उनकी थियरीज गलत नहीं हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।